बच्चों, मानव पाचन तंत्र जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि जैव प्रक्रम क्या है। ये जैव प्रक्रम को इंग्लिश में लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ये वे सारी क्रियाएं हैं, इसमें वे सारी क्रियाएं आती हैं जो हमारे जीवन को या हमें जिंदा रखने के लिए सहायक हैं। हम जाग रहे हैं, सो रहे हैं, शांत हैं, क्रियाशील हैं या निष्क्रिय बैठे हैं, तब भी जो कार्य हमारी बॉडी में मेंटेनेंस के कार्य कंटिन्यूअसली होते रहते हैं, वो सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। ये सभी कार्य सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं हमारे शरीर का। ये सब कार्य जैव प्रक्रम के रूप में जाने जाते हैं। जैव प्रक्रम में सबसे पहले हम पोषण यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। पोषण, ऊर्जा को हम भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, तो ये न्यूट्रिशन, पोषण और इसी के अंतर्गत मानव पाचन तंत्र आता है। उसके बाद दूसरा जैव प्रक्रम है, दूसरा लाइफ प्रोसेस श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें परिवहन तंत्र जो हमारे शरीर का है, जिसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हृदय के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। हृदय और रुधिर के बारे में हम ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन के अंतर्गत जानेंगे। उसके बाद आता है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में जो हमारे शरीर में ऐसे प्रोडक्ट बने हैं जिनको शरीर जिस ऐसे उत्पादों को जिनको शरीर में रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे पदार्थों को, टॉक्सिक पदार्थों को और ऐसे अवांछनीय पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन तंत्र में आता है। इसमें हम वृक्क और विषाणु यानी किडनी के बारे में पढ़ेंगे। और 5वें नंबर पे देखिए लिखा है इरिटेबिलिटी, इसको हिंदी में उत्तेजनशीलता कहते हैं। इसमें हम उद्दीपन और अनुक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि अगर शरीर में कुछ उद्दीपन होते हैं तो उनके प्रति जो अनुक्रिया रिस्पॉन्स हमारा शरीर देता है, स्टिमुलस के प्रति जो रिस्पॉन्स शरीर देता है, उसके बारे में इस वाले पॉइंट में पढ़ा जाएगा। लेकिन हम इस पूरे वीडियो में बेसिकली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। आइए बच्चों, इस डायग्राम के थ्रू हम जाने कि पाचन तंत्र क्या है। ये आपकी बुक का डायग्राम है, एनसीईआरटी की बुक का डायग्राम 6.6। इसमें पाचन तंत्र बेसिकली 5 भागों में डिवाइडेड है। पहला पार्ट होता है आपका मुंह, मुख, मुख गुहा फर्स्ट पार्ट है ये। आप भोजन जीभ और दांतों के बीच में रख के चबाते हैं, मुंह में, माउथ। तो फर्स्ट पार्ट है पाचन तंत्र का आपका माउथ। सेकंड है फूड पाइप, ये जो ग्रिसनी है, इसको हम ग्रेसिका भी बोलते हैं, ईसोफेगस भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये काफी लंबी होती है जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। माउथ में ये जो मुख गुहा है, इसमें सलाइवा यानी लार के साथ भोजन मिक्स हो जाता है और एक एंजाइम जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन कहते हैं, ये भी सीक्रेट होता है, ये भी रिलीज होता है लार के साथ। तो वो जो लार के साथ जो पेस्ट टाइप का भोजन है वो आपकी ग्रिसिका में आ जाता है, यहाँ पर फूड पाइप में आ जाता है। ये वाला पार्ट फूड पाइप है। इसके बाद ये वाला जो भाग है जो सी आकार का आपको दिख रहा है यहाँ, इसको हम आमाशय बोलते हैं, जनरली इसको पेट बोलते हैं। जब भी आप कहते हो पेट, तो पेट का मतलब है ये आमाशय। तो तीसरा पार्ट है आपका स्टमक, पेट। चौथा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो सिकुड़ी हुई, बहुत लंबी सिकुड़ी हुई, ये हाईली कॉइल्ड है, ये काफी लंबी है और इस छोटे से भाग में समाई हुई, इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन या क्षुद्रांत बोलते हैं। उसके बाद ये क्षुद्रांत जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत की तरफ इस तरह का रूप लेती है, बड़ी आंत। तो बेसिकली 5 पार्ट, माउथ, फूड पाइप जिसको हम ग्रेसिका बोलते हैं, स्टमक यानी कि आमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। इस तरह ये 5 पार्ट मुख्य पार्ट हैं पाचन तंत्र के, इसको एक एक करके हम जानेंगे। कि पाचन कैसे होता है। ये एक सिंप्लीफाइड डायग्राम मैंने आपके लिए बना दिया है।
सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से माउथ कैविटी, मुख गुहा से आप भोजन को यहाँ लाते हैं जीभ के और दांतों के बीच में। यहाँ पर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आप पहला ग्लैंड लार ग्रंथियां पड़े हैं, लार ग्रंथियों में से लार निकलता है और एक एंजाइम जिसको हम सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन कहते हैं, वो यहाँ पर फूड के साथ, भोजन के साथ मिक्स हो जाता है और उसको पेस्ट जैसा यहाँ बनाता है। दांतों से आप भोजन को चबाते हैं। उसके बाद ये ग्रास नली थोड़ी सी लंबी है, यहाँ ये ग्रास नली में होते हुए आमाशय में आ जाता है। सी शेप्ड, जिसको हम पेट बोलते हैं, ये स्टमक, आमाशय। आमाशय में भोजन आता है और इसमें जठर ग्रंथियां होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ये आमाशय की भित्ति पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ प्रेजेंट होते हैं उसकी वॉल पर। और इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, इसमें से पैप्सिन एंजाइम निकलता है और भी कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो प्रोटीन को पचाते हैं। और श्लेष्मा भी रहता है। श्लेष्मा यानी म्यूकस इसलिए रहता है कि ये जो भित्ति है इसको डैमेज ना हो HCl की वजह से, अम्ल की वजह से। अगर अम्ल का रिसाव ज्यादा होगा तो भित्ति को डैमेज ना हो, इसलिए श्लेष्मा की एक कोटिंग, इसके ऊपर एक लेयर रहती है म्यूकस की। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगुलर लोब, जिसको हम यकृत या लीवर कहते हैं, इसमें से पित्त रस निकलता है जो पित्त की थैली के द्वारा, पित्त की थैली, ये जो पित्त की थैली है यहाँ पे संचित रहता है पित्त नली के द्वारा। अब पित्त की थैली से संचित होकर ये अग्नाशय की तरफ, यहाँ पर ये अग्नाशय है, पैनक्रियाज। अग्नाशय से पैनक्रियाटिक एंजाइम्स निकलते हैं जो ट्रिप्सिन और लाइपेज इसमें प्रमुख एंजाइम है। ट्रिप्सिन प्रोटीन पे काम करता है और लाइपेज फैट्स पे काम करता है, और फैट्स की जो छोटी छोटी गोलियों में फैट्स को कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इस प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो यकृत से जो पित्तरस निकलता है, पित्त की थैली में वो संचित होता है और पित्त की नली के द्वारा छोटी आंत तक पहुंच जाता है। अब पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से जो एंजाइम निकलते हैं, ये क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं। बहुत ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहाँ जो आमाशय में जो एंजाइम थे, जठर ग्रंथियों से जो एंजाइम्स निकल रहे थे, ये अम्लीय माध्यम में कार्य कर रहे थे, इसलिए HCl निकलता है यहाँ पर, अम्लीय माध्यम रहता है। जबकि जो अग्नाशय एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिन और फैट वाला एंजाइम जिसको लाइपेज कहते हैं, ये क्षारीय माध्यम में कार्य करता है और ये क्षारीय माध्यम मिलता है पित्तरस से। पित्तरस क्षारीय माध्यम प्रोवाइड करता है, अल्कलाइन माध्यम प्रोवाइड करता है। और यहाँ छोटी आंत में, यहाँ पे छोटी आंत है पूरे में, और ये हाईली कॉइल्ड है, बहुत लंबी है और इस जगह पूरी उपस्थित है। तो छोटी आंत में, क्षुद्रांत भी बोलते हैं इसको, यहाँ पर ये सब होता है। अब क्या होता है, छोटी आंत में भी आंतरिक ग्रंथियां होती हैं जिसमें से कुछ एंजाइम्स निकलते हैं जो प्रोटीन को एकदम, प्रोटीन जो अब तक रेनिन ने काम किया यहाँ प्रोटीन पर, पैप्सिन ने काम किया, यहाँ ट्रिप्सिन ने प्रोटीन पे काम किया, और यहाँ जो बचा कुचा प्रोटीन जो को हम यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदलता है, और जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स थे भोजन के वो ग्लूकोज में बदल जाते हैं। वसा जो है वो वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, सबसे छोटा उसका जो इकाई है ग्लिसरॉल, और फैटी अम्ल, फैटी एसिड्स में बदल जाते हैं, फैट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सब होता है। उसके साथ ही स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम दीर्घ रोम या रसांकुर भी कहीं कहीं लिखा है वो बोला जाता है, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन की। और ये सारी जो भोजन है ये एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां पे ब्लड वेसल्स के जरिए ब्लड में जाता है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहाँ से ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है भोजन। जो भोजन कहें या कहें, अब जो भोजन पचा नहीं, जो पच गया वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स में जा चुका है, लेकिन जो भोजन अभी तक पचा नहीं, जिसको बाहर भी निकलना है शरीर से, वो जाएगा बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में ये वाला भाग जिसको सीकम बोलते हैं यहाँ पे जाता है। फिर ये बड़ा वाला भाग कोलोन,
बड़ी आंत का ये वाला, बड़ी आंत थोड़ी चौड़ी है, इसका डायमीटर ज्यादा है स्मॉल इंटेस्टाइन से कंपैरिजन में। और ये बड़ी आंत, ये भाग पूरा कोलोन है, ये वाला सीकम है। और बड़ी आंत, जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत से मिल रही है, वहां एक और भाग आता है जिसको हम परिशेषिका बोलते हैं। ये देखिए परिशेषिका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसका कोई रोल नहीं है बॉडी में, शरीर में इसका कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट इसमें कभी कभी खाना जाके सड़ जाता है तो ये इन्फेक्शन हो जाता है और इसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है, जिसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। ऑपरेशन से इसको रिमूव कर दिया जाता है। अब देखिए ये जो जो भोजन पचा नहीं था वो बड़ी आंत में आ जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, पानी का, जल का अवशोषण होता है। और उसके बाद ये जो भोजन, जो वेस्ट मटेरियल है, इसको गुदा द्वार यानी एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो बाहर आता है इस वाले पोर्शन से भोजन, गुदा द्वार, जो अवशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट, जो जिसकी जरूरत नहीं है शरीर में, और ये बाहर निकल जाता है यहाँ से। बच्चों बहुत समझने वाली बात है, क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह है जहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स का पूर्ण पाचन होता है। इस कार्य के लिए यकृत और अग्नाशय से सिक्रीशन होता है, यानी श्रावण प्राप्त होता है। यकृत से आपको पित्तरस मिलता है, पित्तरस और अग्नाशय से हमें मिलेगा पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं वो क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं, और ये क्षारीय माध्यम यकृत के पित्तरस की वजह से उपलब्ध होता है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है, आपको पता ही है, मैंने अभी आप पिछली स्लाइड में आपको बताया, क्योंकि जठर रस आमाशय से निकलता है और वो HCl होता है वहां पर, इसलिए वहां अभी तक अम्लीय है। और जब वो नीचे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, क्षुद्रांत की तरफ, तब पूरा मीडियम जो है वो अल्कलाइन यानी क्षारीय हो जाएगा। अग्नाशय यानी पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? पित्तरस से। पित्तरस क्षारीय है। यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है, क्षारीय माध्यम प्रोवाइड करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के लिए के अतिरिक्त है, यानी वसा पर तो कार्य करना ही है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, फैट्स जो हैं वो बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। यहाँ पर क्या करना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? उसे छोटे छोटे गोलिकाओं में काट दिया जाता है पित्त लवण के द्वारा। जो बाइल सॉल्ट निकला है उसे छोटी छोटी गोलियों में काट देता है, और एंजाइम फिर उसे अच्छी तरह उस पर कार्य कर पाता है। बड़े गोले में थी जब ये वसा की जो गोलियां बड़े रूप में थी, जब तक कार्य करना उस पर मुश्किल था। लेकिन जब वो छोटी छोटी गोलिकाओं में, छोटी छोटी गोलियों में जब उसका खंडन हो जाता है वसाओं का, तो उस पे कार्य करना एंजाइम का आसान हो जाता है। एंजाइम जो उस पे कार्य करता है उसका नाम लाइपेज है, जो पेनक्रियास से, अग्नाशय से निकलता है। और ये छोटे छोटे में जो कार्य करता है उससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ये साबुन का मैल पर जो इमल्सिफिकेशन क्रिया थी उसी की तरह है। हालांकि अभी ये मैंने नहीं पढ़ाया है, जब मैं पढ़ाऊंगी तब आपको और क्लियर हो जाएगा इमल्सिफिकेशन साबुन वाले पार्ट में, यानी चैप्टर 4 में। बट अभी आपको क्या जानना है? आपको ये जानना है कि एक किसी बड़ी चीज को जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और तब उस पे एंजाइम का कार्य करना आसान हो जाता है। तो अग्नाशय में से जो अग्नाशय रस का श्रावण होता है उसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम है, और इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। लाइपेज फैट्स के लिए होता है। अब देखिए क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथियां होती हैं, और इन्हीं भित्ति की ग्रंथियों से इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होते हैं, उनसे इंटेस्टिनल जूस निकलता है, आंत्र रस स्रावित होता है। और ये जो आंत्र रस है इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें भी कुछ एंजाइम्स रहते हैं जो अल्टीमेटली फाइनली प्रोटीन को अमीनो एसिड में, फाइनल जो काटना है प्रोटीन को, प्रोटीन जो पूरी तरह जब पचेगा तो वो किसमें जाएगा? वो अमीनो अम्ल के रूप में हो जाएगा, और जो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स थे वो बढ़ जाएंगे ग्लूकोज में। अल्टीमेटली फाइनली जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में बढ़ जाएंगे, और वसा जो था, जो तेल या घी, वसा जो है फैट, जितना भी फैट है जो भोजन में आपने खाया, वसा जाएगा वसा अम्ल यानी फैटी एसिड्स में और ग्लाइसिरोल में।
या मैं ये कहूँ कि प्रोटीन का सबसे छोटी जो इकाई है वो अमीनो अम्ल है, तो प्रोटीन अमीनो अम्ल में बट जाता है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज है, तो वो ग्लूकोज में बटेगा। और वसा की जो छोटी इकाई है वो है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। और ये कन्वर्ट होने के बाद अ, आराम से ब्लड वेसल्स यानी ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है भोजन, पचा हुआ भोजन। फिर ये नेक्स्ट स्लाइड, इसमें देखिए जो पाचित भोजन है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन की जो भित्ति है, उसकी जो बाउंड्री है भित्ति, वो अवशोषित कर लेती है। और उसमें स्पेशल प्रोजेक्शंस होते हैं, कुछ उसका जो सरफेस है वो अलग तरीके का है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उंगली जैसे आकार के एरियाज होते हैं, जिसे हम डिग्रेरोम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये डिग्रेरोम जो है वो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिससे आसानी से अवशोषण हो जाता है। अवशोषण किसका होना है? अवशोषण होना है अमीनो एसिड्स का, प्रोटीन्स जो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया उसका, कार्बोहाइड्रेट्स जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया उसका, एंड जो फैटी मटेरियल था वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया उसका अवशोषण होना है। डिग्रेरोम में रुधिर वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स भी बहुत ज्यादा अबंडेंट मात्रा में होती हैं, अबंडेंट होती हैं, जहां भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है। यानी आपके बॉडी के हर सेल तक आपने जो भोजन खाया वो ब्लड ब्लड के तहत पहुंचा दिया जाता है। और सेल्स में इसका जो यूज है वो एनर्जी के लिए, जैसा आपको सबको पता है, आप खाना खाते हैं उसके थोड़ी देर बाद ही आपको एनर्जेटिक फील होता है। और नए ऊतकों के निर्माण में न्यू सेल्स का अ, निर्माण होता है, तब भी यूज होती है ये एनर्जी। और पुराने ऊतकों की मरम्मत में। उसके बाद देखिए, अब जो बिना पचा हुआ भोजन है, जिसको शरीर में जरूरत ही नहीं है रहने की, उस बिना पचा हुआ भोजन को स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। यानी अल्टीमेटली कहाँ भेज दिया जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पर भी डिग्रेरोम होते हैं, फिंगर लैग प्रोजेक्शंस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण होता है। यानी उस मटेरियल में जो खाना जो बिना पचा हुआ भोजन है, अगर उसमें कुछ जल बचा हुआ है तो उस जल को एब्जॉर्ब करने के लिए उसमें डिग्रेरोम है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन वाले डिग्रेरोम सिर्फ जल का अवशोषण करते हैं। और उसके बाद एक लास्ट में जो पार्ट आता है, जो मैंने अभी पिछले आपको स्लाइड में बताया, एनस गुदाद्वार, अन्य पदार्थ गुदाद्वार द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वहां पे भी एक स्फिंक्टर होता है। बहिक्षेपण यानी बाहर निकालने का क्रिया जो होती है, जो भोजन पचा नहीं है उसको बाहर निकालने की क्रिया गुदा द्वारा संपन्न की जाती है, और ये नियंत्रित की जाती है अवरोधनी द्वारा, स्फिंक्टर द्वारा।